हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट ने वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की जिसकी वजह से वो सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स ब्रांड बना इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर हम ई कॉमर्स के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे जो पॉपुलर ब्रांड हमारे दिमाग के अंदर आता है वो फ्लिपकार्ट ही है, जो इंडियन मेड ब्रांड है, इंडिया के अंदर बना है, इंडिया के लोगों ने बनाया है। और आज के टाइम पे एक ट्रेंड नहीं रह गया है, चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे बूढ़े लोग हो, सारे के सारे ई कॉमर्स के ऊपर शॉपिंग करते। तो जो फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी वो बैंगलोर से ही हुई थी 2007 के अंदर। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने इसको शुरू किया था बैंगलोर के अपने घर से। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो 62% मार्केट शेयर होल्ड करता है फ्लिपकार्ट इन द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट। तो 2007 के अंदर जब बिन्नी ने और सचिन ने शुरू किया था अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सिमिलर था बिल्कुल अमेजोन से। ये इन्होंने भी जो शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले बुक सेल करना शुरू किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके बाद मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ये लेके आने लगे। तो आज के टाइम पे आप फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जिस तरह का आपको प्रोडक्ट चाहिए वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाता है। तो अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट की शुरुआत देखोगे, दोनों ने बुक सेल करके अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। बुक्स लोग इसलिए प्रेफर करते हैं शुरू में जब इन्होंने शुरू किया, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी बुक जितने में प्रिंट होती है उससे बहुत ज्यादा गुना के अंदर सेल हो सकती है, जस्ट बिकॉज उस बुक के अंदर क्या है, उस बुक के अंदर क्या नॉलेज है। तो एक बुक अगर 100 रुपए की प्रिंट हो रही है वो 1000 2000 की भी सेल हो सकती है, और शायद 50 रुपए की ही प्रिंट हो रही है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। डिलीवरी कॉस्ट आपकी बहुत आसानी से निकल जाती है। उसके बाद इन्होंने अपना कैटलॉग ऐड करना शुरू किया एज सुन एज दे स्टार्टेड गेटिंग सम ट्रैक्शन। और मई 2018 के अंदर वॉलमार्ट, जो यूएस का सबसे बड़ा रिटेल चेन है, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फ्लिपकार्ट के अंदर $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाई, अपनी रीच बढ़ाई, और ये टायर 2 टायर 3 सिटीज तक भी गए। फ्लिपकार्ट के और भी ज्यादा सब्सिडीज हैं, जैसे फोन पे हो गया, जबोंग हो गया, मिंत्रा हो गया। और इन्होंने रिसेंटली एक अपना नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जो अगेन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शॉप्सी। और जब फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी शुरू किया तो इनका जो मेन टारगेट था वो ये था कि जितने भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर, जितने भी रिटेलर्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकें, और विदाउट एनी कमीशन, जो फ्लिपकार्ट प्रॉमिस करता है कि 0% कमीशन के साथ वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके उनके प्लेटफॉर्म। और इस वजह से जो शॉप्सी की रीच है वो 200 to 500 मिलियन यूजर्स बहुत जल्दी रीच कर चुकी है। और आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट के ऊपर 21 कटिंग एज वेयर हाउसेज हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस सेलर्स हैं, और उनके जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन यूजर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी जो फ्लिपकार्ट बोस्ट करता है वो करता है कि उनके पास जो 10 मिलियन यूजर्स हैं वो डेली विजिट करते हैं उनका प्लेटफॉर्म, कुछ ना कुछ बाय करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ अपने कार्ड के अंदर ऐड करने, और अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन शिपमेंट्स करते हैं ये एक मंथ के अंदर अक्रॉस इंडिया। तो हम फ्लिपकार्ट से पहले एक बार उनके फाउंडर्स की बात कर रहे थे कि फाउंडर्स का क्या बैकग्राउंड रहा है, उन्हें क्या आता था, क्या नहीं आता था, किस बैकग्राउंड से आया, उन्होंने कैसे बिल्ड किया, कैसे उनकी टीम बनी, इस चीज के बारे में पहले बात। तो सचिन बंसल है, उन्होंने को फाउंड किया था फ्लिपकार्ट। उन्होंने स्टार्ट किया था वर्किंग अमेजोन के अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, और वो आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। वहां से उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री ली कंप्यूटर साइंस के अंदर। और जब 2018 के अंदर वॉलमार्ट का एक्विजिशन हुआ, जिसके अंदर वॉलमार्ट ने 77% स्टेक ले लिया था कंपनी का, तो उस टाइम भी सचिन बंसल एज अ सीईओ और चेयरमैन रहे बिफोर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कंपनी। अगर हम बिन्नी बंसल की बात करें तो बिन्नी बंसल भी सचिन की तरह ही आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। वहां पे उन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री ली, और उसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट को क्रिएट किया विथ सचिन बंसल। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी 2007 के अंदर, तब से सचिन ही सीईओ थे कंपनी के। लेकिन 2016 के अंदर बिन्नी बंसल वो सीईओ बने कंपनी के, और जो सचिन बंसल थे उनको एलिवेट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन के ऊपर। लेकिन फिर बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट छोड़ दिया 2018 के अंदर, ड्यू टू सम क्लेम्स मेड अगेंस्ट फ्लिपकार्ट फॉर पर्सनल मिसबिहेव। तो अभी जो हमको थोड़ा फाउंडर्स के बारे में पता चल गया कि उनका बैकग्राउंड क्या था, डेफिनेटली दोनों के दोनों आईआईटी से थे, और दोनों के पास अच्छा ग्रेजुएशन और अच्छे स्किल्स और अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद इन्होंने 2007 के अंदर ही अपनी कंपनी स्टार्ट की। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप स्टोरी क्या है फ्लिपकार्ट की। तो सचिन और बिन्नी बंसल दोनों के दोनों आईआईटी से ग्रेजुएट ही थे। तो सचिन और बिन्नी बंसल दोनों के दोनों को स्टार्ट करना था उनका खुद का बिजनेस इंडिया के अंदर। तो सचिन और बिन्नी बंसल दोनों के दोनों सोच रहे थे इंडिया के अंदर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो पहले ही काम कर रहे थे अमेजोन के साथ। तो इवन दो ये फुल टाइम एम्प्लॉय थे, इनको लग रहा था कि हमें ही ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए ई कॉमर्स कंपनी इंडिया के अंदर, ताकि वो इंडियन मार्केट को, जो इमर्जिंग मार्केट था, उसको टैप कर सके। जब इन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने एक बुक स्टोर की तरह स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट को। तो यहाँ पे बैंगलोर के अंदर ही उनका एक 2 BHK का अपार्टमेंट है कोरमंगला के अंदर, और वहीं पे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जब फ्लिपकार्ट को शुरू किया था सचिन और बेनी ने, उन्होंने एग्जैक्ट अमेजोन की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने शुरू किया बुक्स से, क्योंकि बुक्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। तो उन्होंने बुक सेल करना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे अपना कैटलॉग बढ़ाया। और बैंगलोर के अंदर ही इनका 2 BHK अपार्टमेंट था, उसके अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। और शुरू में जो
हमको एस्टिमेट मिलता है इन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए अपने खुद के पैसे डाले अपने बिजनेस के अंदर। और जब इनका 2007 के अंदर इनको लगा कि यार बुक्स बेच के हमको एक अच्छा हमारा बेस बन गया है, लोग खरीद रहे हैं, वी आर एबल टू डिलीवर व्हाट वी वांटेड टू, तब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक्सपेंड करना शुरू किया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोग खरीदते हैं एंड पीपल एक्चुअली पे गुड अमाउंट फॉर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। उसके अंदर भी अगेन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है बुक्स के बाद। अगर आपके पास अमेजोन अफिलिएट है या ऐसा कुछ है, आप अगर जाके देखोगे उनके क्या क्या प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं, कितना आपको अफिलिएट कमीशन देते हैं, तो बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा रहता है। तो अभी हमें एक बेसिक अंदाजा हो गया है कि यार फ्लिपकार्ट कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन उसके फाउंडर से, कहाँ से आए थे, क्या बैकग्राउंड था, सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, क्योंकि अगर हमको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे एग्जीक्यूशन किया, कैसे वो ज्यादा लोग तक पहुंचे, कैसे उन्होंने रिटेंशन गेन किया, तभी हमको समझ आया कि फाउंडर्स के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था और वो कैसे एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए इंडिया के अंदर। क्योंकि 2000 आई थिंक 7 के अंदर उन्होंने शुरू किया था, कुछ ही टाइम के अंदर इनका 1 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज की, कैसे उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया, और क्या आप सीख सकते हो इन स्ट्रैटेजी से, ताकि आप अपनी बिजनेस के अंदर लगा सको उन स्ट्रैटेजीज को और इंडिया के अंदर एक बड़ा स्टार्टअप बना सको। तो अभी बात करेंगे कि उन्होंने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज की डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्लिपकार्ट में। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, हमको पहले देखना पड़ता है कि यार हमारा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। अगर हमारे शुरू के अंदर बिजनेस के अंदर खर्चा होने लग जाए और हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने ये खरीद लिया, मैंने शिपमेंट के लिए लगा दिया, मैंने वेयर हाउस खरीद लिया। अगर सारा का सारा खर्चा पहले ही हो गया और आपके पास कस्टमर ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सो यू हैव टू फर्स्ट ब्रिंग द कस्टमर्स। आपके पास जब कस्टमर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है मेरे पास कस्टमर आ रहा है। अब आप सोचो कि उसे कैसे बेटर सर्व करना है, कैसे उसको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट डेफिनेटली वेल नोन स्टार्टअप है इंडिया के अंदर और बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। बट जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने बुक से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इनको नहीं चाहिए था कि हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट के ऊपर मैनेज करने पड़े। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैनेज कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, हर किसी के सेलर डिफरेंट रहेंगे, हर किसी की स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी, हर किसी के अंदर कमीशन पार्ट डिफरेंट रहेगा। और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मोटिवेशन क्या है किसी का कुछ खरीदने का आपके प्लेटफॉर्म से। तो जब इन्होंने बुक्स को चूज किया, इन्होंने डेफिनेटली अमेजोन को फॉलो किया। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनको एक बहुत बड़ा वेयर हाउस उसके लिए नहीं रखना था। जो रिटेलर्स थे, जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, अगर कोई इंक्वायरी आती है डायरेक्टली उनको बता सकते थे और वहीं से शिपमेंट हो सकती थी इन प्रोडक्ट्स की। और अगर आपको एक स्टॉक रखना भी पड़े तो बुक डजंट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। आपके पास अगर एक बंडल है किसी भी रेट से एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप उसकी बुक्स रख सकते हो 10, 20, 30, 40 हज़ार अपने रूम के अंदर ही। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा, और डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, तो दे नो कि उनको कहाँ से कस्टमर आ रहा है। तो उनको पता चल गया है कि यार कस्टमर आ रहा है, अगर हम इसके अंदर प्रॉफिट बना पा रहे हैं, एक्विजिशन लेके आ पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक एक बार आपके पास अपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस आ गया, उनका फोन नंबर आ गया, आपको पता चल गया कि वो बाय करता है, आपको पता चल गया उसने पेमेंट की है, तब आप डेफिनेटली उसको बहुत सारी चीजें अपसेल कर सकते हो। उसको बता सकते हो कि वी हैव न्यू प्रोडक्ट्स जो आप अगर बाय करना चाहोगे तो जस्ट चेक इट आउट, राइट। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि यार इनकी कौन से प्लेटफॉर्म से जो ये यूज कर रहे थे अपने प्रमोशन के लिए। तो जो सबसे बड़ा रोल इनका अगर किसी प्रमोशन प्लेटफॉर्म ने निभाया था फ्लिपकार्ट को ग्रो कराने के लिए, वो था सोशल मीडिया मार्केट। और फ्लिपकार्ट ने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी जल्दी शुरू की थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट इतना पहले लॉन्च किया था जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यंग था। क्योंकि 2007 के अंदर देखोगे तो फेसबुक बहुत ज्यादा यंग था, बाकी जितनी प्लेटफॉर्म बहुत सारे यंग थे। और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स थे वो अपने एड रेवेन्यू के लिए चाहते थे कि हमारे पास बिजनेसेस आए, राइट। तो जो कॉस्ट पर लीड था बहुत कम था, कॉस्ट पर एक्विजिशन था बहुत कम था, आप कुछ पैसों में बहुत ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो। तो आज भी देखोगे ना फ्लिपकार्ट की एक बहुत अच्छी साइजेबल फॉलोइंग है। अगर आप जाओगे इस 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो उनका लगभग 9.7 मिलियन फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स हैं, 2.9 मिलियन इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर्स हैं और 2.7 मिलियन ट्विटर के ऊपर फॉलोवर्स है। सो दैट इज अ ह्यूज फॉलोइंग। जो आपको ट्रैफिक आ रहा है बिल्कुल फ्री का ट्रैफिक आ रहा है, और इन्होंने बिल्ड किया है ओवर द टाइम। क्योंकि एक दिन के अंदर अगर आपको चाहिए कि यार मेरे इतने फॉलोइंग हो जाए, इतना कुछ वायरल हो जाए, दैट डजंट हैपन। आप कंटिन्यूसली बिल्ड करना पड़ता है अपनी फॉलोइंग बाय बिल्डिंग ट्रस्ट विद द ऑडियंस। जो दूसरी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपके बिजनेस के अंदर एक रेफरल सिस्टम नहीं है, आपके बिजनेस के अंदर एक अफिलिएट सिस्टम नहीं है, तो आप कस्टमर एक्विजिशन करते करते थक जाओगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, एक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम है, जहां पे अगर कोई आपका प्रोडक्ट सेल करवा देता है तो आप उसको एक छोटा सा कमीशन देते हो उस सेल के लिए, राइट। तो अगर मेरे को लेट से अगर मैं एड्स रन कर रहा हूँ और मेरा 1000 रुपए का प्रोडक्ट है जिसके अंदर मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है 300 रुपए का, राइट।
₹700 मेरा डिलीवरी प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ आ जाता है। तो ₹300 अगर मेरे पास हैं और मेरे को लगता है कि इस ₹300 के अंदर अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, जो मेरा खर्चा आ रहा है वो ₹250 आ रहा है, मैं सिर्फ ₹50 बचा पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि ब्रो, अगर कोई मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करके देगा तो मैं उसको 10% कमीशन दूंगा ऑन एवरी पर्टिकुलर सेल। तो अगर किसी ने मेरे को ₹1000 का प्रोडक्ट बिकवा दिया, मैं 10 उसको ₹100 दूंगा, जस्ट बिकॉज उसकी वजह से मेरे पास एक कस्टमर आया। और डेफिनेटली उसको मैं अपसेल बहुत सारे कर सकता हूँ इन द फ्यूचर। लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे उससे सिर्फ मेरे को अगर एक प्रोडक्ट बिकवा दिया इस टाइम के लिए, तो उसको कितना कमीशन जाएगा? अगर मैं किसी को 10% दे रहा हूँ तो दैट इज ह्यूज थिंग फॉर हिम, एक ₹1000 के प्रोडक्ट। लेकिन मैं ऐड चला के अगर वो लेके आ रहा हूँ, मेरे ₹250 लग रहे हैं, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक अफिलिएट सिस्टम बिल्ड हो जाता है, आपको पता है कि मैं इतना परसेंट कमीशन दे सकता हूँ, तो आप बहुत तेजी से स्केल कर सकते हो अपना बिजनेस, क्योंकि आप बहुत सारे अफिलिएट जोड़ सकते हो। और ये आप इनको आपको पे नहीं करना है ऑन रेगुलर बेसिस, इनको ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये अगर आपको सेल लेके आते हैं तभी उनको पेमेंट जाती है। तो जो फ्लिपकार्ट एक बेसिक अगर मैं अंदाजा दूं तो 5 से 15% अफिलिएट कमीशन आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर कॉस्मेटिक हो गया, बुक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके ऊपर कमीशन ज्यादा रहेगा। जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कमीशन थोड़ा कम रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनको कितना खर्चा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप तक पहुंचाने के लिए और बाकी सारी चीजों। और अगर आपने फ्लिपकार्ट की जो मार्केटिंग कैंपेन्स देखे होंगे, उनके टैगलाइंस देखे होंगे, तो दे हैव रियली थॉट अबाउट, उन्होंने बहुत सोचा और बहुत सोच के ये कैंपेन्स रन किए। तो जब आप कोई कैंपेन रन करते हो ना, तो हमको लगता है कि यार हमारी वेबसाइट बन गई है, उसके ऊपर कुछ भी कंटेंट डाल देंगे, राइट? तो ऐसे नहीं होता। आपको एक्चुअल में लोग चाहिए जो ऐसा कंटेंट लिखे जिसको देखने के बाद लोग आपसे परचेज करें, लोग आपसे बाय करें, लोगों के अंदर एक इमोशन जगे, राइट? तो दैट इज वाई वी नीड कॉपी राइटर्स। तो यहाँ पे जो आप देखोगे जितने भी कैंपेन्स चले फ्लिपकार्ट के, वो बहुत अमेजिंग चले, उनकी टैगलाइंस बहुत ज्यादा लोगों को हिट की। कुछ अगर आपको याद आ रही होंगी, तो इसके अंदर था इतने में इतना मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बजट से मुक्ति एक उनका बहुत अच्छा कैंपेन चला था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंडिया के फैशन कैपिटल, जो मेरे को लगता है कि आप कहीं पे भी जाओगे, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको इसके एड्स आते ही रहते हैं। फिर मुन्ना भाई सर्किट, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे तगड़े टैगलाइंस बनाए और उसके अंदर लोगों का अटेंशन ग्रैब किया, इमोशनली लोगों को कनेक्ट किया। क्योंकि लेट्स से अगर कोई बोलता है इंडिया के फैशन कैपिटल, आपने एसोसिएट कर दिया कि अगर मेरे को फैशन चाहिए, अगर मेरे को ट्रेंडिंग क्लोथ्स चाहिए, तो मेरे को फ्लिपकार्ट पे ही जाना, राइट? फैशन कैपिटल एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। अगर किसी को पता है कि यार उसके दिमाग के अंदर फीड हो गया है कि इफ आई नीड समथिंग जो ट्रेंडिंग है, जो फैशन के अंदर है, तो मेरे को कहाँ मिलेगा? तो आप अगर ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, आप अगर एक अच्छे कॉपीराइटर से लिखवा सकते हो, आपका कॉपीराइटर एक बहुत परsuasive कॉपी लिख सकता है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। और अगर आप देखोगे ना फ्लिपकार्ट का जो तीसरा मेरे को लगता है उनके मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे से यूज किया है, वो है पर्सनल टच। चाहे उनके एड्स हो, चाहे उनकी डिलीवरी हो, तो शुरू से लेके अभी तक आप देखोगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा पर्सनल टच देने की कोशिश की है। जब आपके पास डिलीवरीज आती थी उसके अंदर वो कुछ ना कुछ स्पेशल भेजते थे शुरू के अंदर। और डेफिनेटली अगर आपको कुछ फ्री के अंदर मिलता है, कुछ आपको बहुत अच्छे से पैक्ड मिलता है, कुछ आपको बहुत हैंड रिटन नोट मिलता है, तो यू फील स्पेशल कि यार मेरे को किसी ने दिया। तो आपके बिजनेस के अंदर भी अगर लेट्स से आपका क्लाइंट है, राइट, आप अगर अपने क्लाइंट को साल के अंदर 2-3 बार बोलोगे कि सर आ जाओ कल किसी दिन कनेक्ट करते हैं, डिनर के ऊपर बातचीत करेंगे, बिजनेस को थोड़ा साइड, दैट इज अ पर्सनल कनेक्ट। अगर आपका कोई कस्टमर है B2C के अंदर, B2C मार्केट अगर आपका है, ई कॉमर्स स्टोर है, उसके अंदर लेट से अगर आपके किसी कस्टमर ने आपसे 10,000 के प्रोडक्ट आज तक खरीद लिए, आप उसको अगर ₹200 की, ₹300 की कोई चीज फ्री में सेंड कर देते हो ना, तो दिस पर्सन विल फील स्पेशल। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने कस्टमर्स का ध्यान रखूं, कैसे उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कस्टमर लॉन्ग टर्म के अंदर आपके साथ रहेगा, किसी और के साथ चला जाए। और एक चैनल जो मेरे को याद है कि फ्लिपकार्ट ने बहुत इंटेंसिवली यूज किया है, वो है गूगल एड्स। क्योंकि गूगल एड्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका इंटेंट है बाइंग का। अगर आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ से एक पर्टिकुलर चीज ढूंढूं, आप सबसे पहले क्या करते हो? आप इंफॉर्मेशन के लिए जाते हो गूगल पे। इसलिए फ्लिपकार्ट ने उस चैनल को टारगेट किया, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिकली कुछ भी रैंक कराना है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको ऑर्गेनिकली रैंक कराना है तो वो भी पेड एड्स के नीचे ही आएगा, राइट? और अगर आप एक साल आगे कुछ ऑर्गेनिकली रैंक करा रहे हो, कुछ आपके पास ट्रैफिक आ भी रहा है, तभी भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर किसी ने सर्च किया और आपका एड सबसे ऊपर आ जाता है, लोग सबसे पहले आपको ही देखते हैं हर जगह, तो डेफिनेटली जो एक इमेज बिल्डिंग होती है, ब्रांड बिल्डिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। बिकॉज एवरी टाइम यू आर कमिंग इन टू देयर सर्चेज, आप उनके सर्च के अंदर आ रहे हो, और यही आपके बिजनेस को वैल्यूबल बना रहा है। तो आई थिंक अभी जितने भी हमने ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए, इन्होंने एक बहुत बड़ा
रोल निभाया फ्लिपकार्ट की सक्सेस के लिए। तो जो फ्लिपकार्ट का काम है ना वो पूरा का पूरा B2C मार्केट के अंदर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक क्लाइंट है जिसको आपको 1 to 1 डील करना है, राइट। आपके पास कस्टमर्स हैं जो बिजनेस नहीं समझते हैं, जो बहुत सारे, बट वो इमोशन समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई हमारा ख्याल रख रहा है तो हम उसको कैसे वैल्यू प्रोवाइड करें। क्योंकि देखो ये जो रेसिप्रोकेटरी मोशन होता है ना, वो बिल्कुल सच है। अगर आप किसी को वैल्यू देते हो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो, अगर आप किसी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो आपको पे बैक करेगा। अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर आपने किसी को अच्छी सर्विस दी तो बार बार वो आपके पास घूम के आएगा। तो वही इन्होंने एक बहुत कस्टमर सेंट्रिक अपना अप्रोच रखा। और जो कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स होते हैं ना, ये आप अपने बिजनेस के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला टूल जो आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है वो है CRM सॉफ्टवेयर। क्योंकि CRM का फुल फॉर्म वही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो फ्लिपकार्ट ने सेल्सफोर्स ऑटोमेशन यूज किया, और सेल्सफोर्स ऑटोमेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप वहाँ पर डेमोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हो। जो बिहेवियर परचेजिंग है उनको वो देख सकते हो कि अपने कस्टमर का क्या है। उसके आप देख सकते हो उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, सेल्स देख सकते हो, ट्रैकिंग देख सकते हो, कितने रिफंड्स कर रहे हैं, उनके साथ लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हो। और जब आपके पास इतना वैरायटी का डेटा आ जाता है ना कि कौन कैसा बिहेव करता है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उनको वैसे ही टारगेट कर सकते हो, वैसे ही ऑफर दिखा सकते हो। एंड यू कैन फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी ने आपके कार्ड के ऊपर ऐड कर दिया और आपको लगता है कि वो वेट कर रहा है कब प्राइस ड्रॉप हो, तो आप उसको, आपको अगर लग रहा है कि कार्ड पे ऐड है, आप उसको एक नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है, एंड इट विल बी देयर फॉर 1 डे। तो इसके अंदर आपकी सेल्स डेफिनेटली बूस्ट होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कैसे बिहेव करता है, और उसके हिसाब से उनको हेल्प करना पड़ेगा टू मेक अ बेटर डिसीजन। अभी दूसरा क्या है ना, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत एलिगेशन लगते हैं कि यार इन्होंने पूरा का पूरा अमेजोन को कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी करने के अंदर भी दिमाग लगाना पड़ा। तो जो मेरे को सबसे अच्छा इनिशिएटिव लगा फ्लिपकार्ट के, वो थे कैश ऑन डिलीवरी। जब फ्लिपकार्ट शुरू शुरू के अंदर आया था, इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी शुरू किया था, क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो रेडी नहीं थी किसी को कार्ड से पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। और दूसरा इन्होंने जो मेरे को लगता है रिसेंटली किया वो है EMI फैसिलिटी। दीज आर टू ऑफ द बेस्ट पॉसिबल जो कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स होते हैं जो फ्लिपकार्ट ने लिए, और मेरे को लगता है इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया फ्लिपकार्ट को जहां पे वो आज है। क्योंकि अगर कैश ऑन डिलीवरी आपके पास आ रहा है तो आपके पास जो रिस्क है अपने पैसे लूज करने का, किसी भी ऑनलाइन साइट जो नई नई आई है उसके ऊपर लूज करने का बहुत कम हो जाता है। और जो EMI फैसिलिटी है वो आपको हेल्प करती है अगर आपको एक बड़ी परचेज करनी है। लेट्स से आपको अगर एक लैपटॉप खरीदना है जो 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, अगर आप पूरा पेमेंट एक बार में नहीं कर सकते और आपको एक जीरो कॉस्ट EMI के ऊपर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, और आपको उसको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट करके वो प्रोडक्ट ले सकते हो। आप देखोगे ना रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर बहुत सारे कार्ड चले हैं, जैसे स्लाइस पे और यूनिपे, ऑल दिस कार्ड्स, ये आपको पेमेंट EMI के अंदर पे करने का ऑप्शन देते हैं। मल्टीपल 3 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर कर सकते हो। और ये कॉपी करते हुए बहुत सारे कार्ड्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो फ्लिपकार्ट डेफिनेटली कैसे पीछे रह सकता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओगे ना तो आपको बाय टुडे और पे लेटर का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि अगर आज के टाइम पे अगर कोई इसको मिस कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है कि आपके पास एक लैंडिंग पार्टनर है और आप किसी को प्रोडक्ट पहले खरीदवा दो और बाद में वो पेमेंट करता रहेगा अपने सहूलियत के हिसाब से, अगर आप आपके बिजनेस के अंदर वो नहीं है तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा कस्टमर मार्केट लूज कर रहे हो। फ्लिपकार्ट ने और भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए जो बहुत ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक थे। वो थे एक्सचेंज ऑफर्स और बोनस रिडीम्स। अगर आपके पास एक्सचेंज ऑफर्स मिलते हैं, लेट्स से मोबाइल का, आपके पास पुराना मोबाइल है, आप उसको डिस्कार्ड करना चाहते हो, तो आप वो फ्लिपकार्ट को दे सकते हो और उसकी जगह उनको आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अपने नए मोबाइल की परचेज पे। सो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो फ्लिपकार्ट ने यूज की। क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है और आपको लग रहा है कि यार मैं इसको रख लेता हूँ जब तक ये पूरा का पूरा खराब ना हो जाता है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन आता है कि यार इसके मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे खराब होने से पहले और मैं उसकी जगह एक नया मोबाइल खरीद सकता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कस्टमर को डिसीजन बनाने के लिए। और अगर आपके पास कुछ बोनसेस हैं जो आप रिडीम कर सकते हो, आपके पास कार्ड्स हैं, आपको कहीं से कैश कार्ड्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ मिल रहा है जो आप रिडीम कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं ना आपके अकाउंट के अंदर, आपको दिख रहा है कि यार मेरे पास 1,000 रुपए पड़े हैं, तो यू विल थिंक ऑफ बाइंग समथिंग। अगर वो 1,200 रुपए की भी चीज होगी ना, आप 200 रुपए एक्स्ट्रा देके खरीद लोगे, क्योंकि आपको लग रहा है मेरे पास पैसे पहले से ही पड़े हैं मेरे अकाउंट। और अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर जहाँ पे कस्टमर से बहुत ज्यादा डील करना पड़ रहा है, तो आपकी, और अगर आपकी इजी रिफंड और रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है, तो आप का जो इमेज बनेगा बहुत नेगेटिव बनेगा। और जो वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग होता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो वायरल हो जाता है, क्योंकि वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती रहेगी। तो जो
अच्छी पब्लिसिटी है वो शायद लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाए जब तक उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन उनका एक खराब एक्सपीरियंस रहा वो 10 लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपके पास एक रिफंड पॉलिसी, एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत रबस्ट है, तो डेफिनेटली ये आपकी ब्रांड को हेल्प करती है। और मेरे को लगता है जो इजी रिफंड और रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी फ्लिपकार्ट की, उसी की वजह से ये बहुत टाइम तक एक एज बना के रखी इन लोगों ने मार्केट के अंदर, और कोई भी कॉम्पिटिटर इनके पास नहीं आ सका, क्योंकि ये बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे इस सेगमेंट के अंदर। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बहुत आप अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि फ्लिपकार्ट अश्योर्ड या क्वालिटी चेक प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट ने उनकी क्वालिटी टेस्ट की है और आपको तक पहुंचा रहा है। अगर आपके पास वो टैग लगा हुआ है तो बहुत आप अश्योरेंस के साथ वो चीज़ खरीदते हो कि ठीक है, अगर ये फ्लिपकार्ट ने टेस्ट किया है, लेट्स से अगर आपको फैन बाय करना है एंड यू डोंट नो अबाउट द कंपनी कि कौन सी कंपनी है इसका मैं फैन बाय कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे फ्लिपकार्ट अश्योर्ड लिखा है तो आप कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट बोल रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। डेफिनेटली फ्लिपकार्ट ने चेक किया है, इनके अच्छे टर्म्स होंगे सेलर के साथ, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई विल डील विद इट इजीली। जो फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, फ्लिपकार्ट जो गारंटी इन्होंने किया था, इसके अंदर इनके 7 चेक रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग से लेके देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, और उसके बाद ये देखते हैं कि सप्लाई चेन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, आपको कोई भी जो प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना है। और अगर आप इतना श्योर हो जाते हो कि ठीक है, जितना भी ये देख रहे हैं एंड टू एंड फ्लिपकार्ट ओवरलुक कर रहा है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उस चीज को परचेज करने के लिए, आप जो चाहे 1,000 रुपए की हो चाहे 1 लाख रुपए। हमने बात की कि कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जो फ्लिपकार्ट ने यूज की। हमने बात की कि यार रिटेंशन के लिए, कस्टमर ग्रोथ के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए फ्लिपकार्ट क्या क्या करता है। लेकिन आपके पास अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, कस्टमर रिटेंशन की स्ट्रैटेजी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की स्ट्रैटेजी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपके पास सेलर्स हैं उनके लिए आप क्या करते हो। तो आप अपने जो B2B पार्टनर्स हो गए, आपका आपकी जो कंपनी होगी उसका वर्क कल्चर कैसा है, आप कैसे डील करते हो अपने पार्टनर्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करेगा वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपकी टीम के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ, और आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ। तो पहली बात तो एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। क्या हमारे पास अच्छे एम्प्लॉय हैं जो हमारे साथ डेडिकेशन के साथ टाइम काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्राइवर होता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपका एक एसेट है, और वही आपकी मार्केटिंग देख रहे हैं, वही आपके ऑपरेशन देख रहे हैं, वही आपका बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। जो एक पॉजिटिव वर्क प्लेस का अगर आपका एनवायरनमेंट है तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी अच्छी होती है। आप देखोगे कि जितने भी, तो अगर आपका एक एनवायरनमेंट अच्छा है जहाँ पे आप रिवॉर्ड करते हो अच्छे एम्प्लॉयज को, और बिल्कुल कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आपकी बिल्कुल भी नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, तो एक बहुत अच्छा फुलफिलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और फ्लिपकार्ट के अंदर ये भी है कि यार उनकी मैटरनिटी पॉलिसीज है, और जितना हमने सुना है कि बहुत अच्छी पॉलिसीज है, हमने पोस्ट भी देखे हैं लिंक्डइन पे लोगों के जिन्होंने ये अवेल की है एंड दे वर हैप्पी विद इट। और फ्लिपकार्ट के देखो खुद के बहुत सारे ऐसे तो है नहीं है कि बहुत सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट्स वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे उनको एक रिलेशनशिप अपने सेलर के साथ भी बिल्ड करनी पड़ती है, तो वहाँ पे इनको देखना है कि सेलर भी हैप्पी है, लॉजिस्टिक जो इनका पूरा का पूरा सप्लाई चेन है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि यार जो हमारी ऑनबोर्डिंग है, जिसको हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सेलर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, वो कैसे डील करता है, किसी भी पार्टी उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, सारी की सारी चीजें डेफिनेटली देखनी पड़ती है। तो अगर आपका सेलर अच्छा है, आपका सेलर खुश है, आपकी सेलर का बिजनेस ग्रो हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो डेफिनेटली वो चाहेगा आपके साथ ही रहना, वो चाहेगा आपके साथ ही ग्रो करना। और जो B2B आपकी रिलेशनशिप है उसका एक सिद्धांत है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने पार्टनर्स, अपने क्लाइंट्स, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ग्रोथ के लिए। जितने भी आपकी ई-कॉमर्स होते हैं ना, इसके अंदर एक अच्छा बिजनेस बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको एक रिलायबल पार्टनर नहीं मिल पाता जो डिलीवरी कर सके सही जगह पे सही टाइम पे विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो अगर आपको चाहिए कि यार मेरे डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो मेरा अच्छा हो जाए, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अच्छी हो जाए, तो आपको वो बिल्ड करना ही पड़ेगा, आपको प्रोसेसेस सेट करने ही पड़ेंगे। तो आइदर इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आपको बस अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो आपको एक डिलीवरी पार्टनर देखना पड़ेगा जो पहले से ही बिजनेस के अंदर है और रिनाउंड है, टिल यू डोंट हैव योर। और अगर आप चाहते नहीं हो फ्यूचर के अंदर कि यार मेरा खुद का डिलीवरी सिस्टम बने, टिल देन आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपके डिलीवरी पार्टनर्स को एक्चुअल में प्रोडक्ट जहां से उठाना है टिल द कस्टमर क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और वेदर दिस इज लेजिट एंड टू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं। तो अगर आपकी जो डिलीवरी है वो क्विक हो रही है, आप कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो। तो अगर आप देखोगे, आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी आपकी डिलीवरी हो रही होती है ये एक दिन ज्यादा बताते हैं
और उससे पहले ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, आपके पास प्रोडक्ट पहले पहुंच जाता है, और उसकी जो डेट होती है वो एक दिन एक्स्ट्रा बताई जाती है। आपकी जो ट्रैकिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर, वो इसलिए होता है कि ताकि आपको इंटरनली ये लगे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस दिन आएगा, 5 तारीख को आएगा, लेकिन ये 4 तारीख को वो आ गया। तो दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर। और उसके अंदर अगर कहीं पे मिसहैप भी होता है, आपको पता है कि 5 तक तो हम डिलीवर कर ही देंगे, लेकिन अगर कुछ मिसहैप भी होता है तो मे बी एक 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 24 घंटे भी लेट होता है तो वो उस टाइम तक पहुंच जाएगा। और फ्लिपकार्ट का पूरा सिस्टम इसलिए सेट है क्योंकि इनका खुद का डिलीवरी पार्टनर वो ई कार्ट है, जो फ्लिपकार्ट के साथ ही शुरू हुआ था एज ए सेपरेट कंपनी। और करंटली अगर आप देखोगे तो उनके 70 वेयर हाउसेज है, तो कहीं पे ये प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, और बाकी जो सेपरेट है जिसके अंदर वो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सॉर्टिंग और ये सारी सारी चीजें करते हैं। तो इन्होंने पूरे के पूरे लेवल सेट कर रखे हैं अपने सप्लाई चेन के अंदर। ये बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट इतना जल्दी एक्सपैंड क्यों कर पाया, क्यों वो सारे के सारे हर्डल्स इतने जल्दी से सॉल्व कर पाया। देखो, जिंदगी के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर कभी भी आपको एक हर्डल सॉल्व करना है तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन अगर वो 10 जगह अपना दिमाग लगाओगे तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर। तो फ्लिपकार्ट ने अपना जो मॉडल था उसको सक्सेसफुल बनाया, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे, मंत्रा आ गया था, जबोंग आ गया था, जो छोटे छोटे नीश के अंदर जा रहे थे, और वहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड किया। तो फ्लिपकार्ट ने डेफिनेटली इन्होंने जो अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अपने सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स थे उनको बाय आउट कर दिया। इन्होंने लॉजिस्टिक कंपनीज को भी बाय आउट किया, उन्होंने मेडिकल जितने भी सप्लाई चेन की कंपनियां थी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, उनको भी बाय किया। और अगर आप देखोगे किसी ने अगर लेट्स से अगर मिंत्रा ने एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व की, अपनी एक वेबसाइट ऐसी बनाई जो कस्टमर लाइक करते हैं, वहां से उनका जो परचेजिंग बिहेवियर है, एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, तो आप नहीं चाहोगे कि यार अब मैं उसको या तो डुप्लीकेट करना पड़ेगा आपको कि यार जो वो कर रहे हैं वही मैं करूं, या वो प्रॉब्लम मैं कैसे बेटर सॉल्व कर सकता हूं। तो इसकी जगह उन्होंने बाय आउट किया जो इतना टाइम मिंत्रा को बिल्ड करने में लगा, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग आउट समथिंग एल्स, फ्लिपकार्ट के साथ यार कुछ और भी शुरू कर देते हैं, उन्होंने बाय आउट किया मंत्रा को, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज थी उस पर्टिकुलर नीश के अंदर। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अगर आप किसी भी चीज को, अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो, बहुत सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट से शुरू करो, एक प्रोडक्ट से शुरू करो, एक सर्विस से शुरू करो, और उसके बाद या तो आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यार मैं पार्टनरशिप बिल्ड करूं। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और किसी को सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज या एडिशनल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पार्टनर्स बने, मैं दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करूं। और जब आप ग्रो कर रहे हो, आपको किसी और डोमेन के अंदर जाना है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप या तो किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी के लिए, सप्लाई चेन के लिए, उनका पूरा का पूरा विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, तो ये बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच फॉर एवरी सिंगल थिंग। और अगर हम फ्लिपकार्ट की जो एसटीपी एनालिसिस है मार्केटिंग के लिए, वो भी अगर हम देखते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने जो एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग जो की, वो डेफिनेटली प्राइसिंग के ऊपर भी होती है, बट इसके बाद इन्होंने बिहेवियर पैटर्न्स भी देखे कि लोगों के बिहेवियर क्या है, लोग कैसे बाय करते हैं, और वो बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। तो ये आपको एक डेफिनेटली एज देता है कि आप किस कार्ड से बाय कर रहे हो, किस टाइम बाय कर रहे हो, आप क्या फेस्टिवल्स के अंदर ही बाय करते हो या आप मंथली बेसिस पे बाय करते हो। उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट आपको ऑफर्स, आपको डिफरेंट चीजें सेल कर सकता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट देख लिया, उनके होम पेज पे वो आने लगता है, तो दिस डिस्क्राइब्स कि यार एक बार अगर किसी ने वो प्रोडक्ट देखा और मेरे को बार बार वो दिख रहा है, तो इसका मतलब दिस पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और आपके पास वो बार बार आता है, बार बार आपको दिखता है, तो आपकी जो अर्ज होती है बाय करने की वो बढ़ जाती है। तो इन्होंने बहुत डीप डाइव किया आपकी साइकोलॉजी के अंदर, एक कस्टमर की साइकोलॉजी के अंदर, उनको कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी। और जो ये एक इनोवेटिव अप्रोच है फ्लिपकार्ट की, ये आपको दिखेगा कि जब कोविड-19 शुरू हुआ था उसके अंदर भी, तो कोविड-19 के अंदर आपको पता है कि डेफिनेटली डिलीवरीज बंद हो गई थी, लोग कर नहीं पा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था, तो फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम, डेफिनेटली उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ा, एंड दिस शिफ्टेड सो फास्ट। तो टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन था उनके विद इन द कंपनी बहुत फास्ट हुआ। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अगर वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने यू उबर ड्राइवर्स के साथ, ओला ड्राइवर्स के साथ, इनके साथ कोलैबोरेट किया, और जो प्रोटोकॉल से उनको फॉलो करते हुए इन्होंने मेडिसिन डिलीवरी शुरू की, ये सारी की सारी, ताकि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो जो रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक नीड्स हैं, वो आप लोगों तक पहुंचा सको। तो क्या होता है, अगर आप किसी की मुश्किल टाइम में हेल्प करते हो ना, वो बंदा आपको याद रखता है एक लंबे समय। तो मेरे को लगता है कि फ्लिपकार्ट डेफिनेटली नोज कि वहाँ पे कहाँ पे उसके कस्टमर को रिक्वायरमेंट है और वो उनकी कैसे हेल्प कर सकते। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें, तो इसके अंदर एक बहुत सिंपल, अगर हम बात के अंदर कंक्लूड करें, तो ये है कि फ्लिपकार्ट ने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया एक, जब उन्होंने शुरू किया तो बिल्कुल बुक से शुरू किया, उनके पास और ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने स्टेप लिए,
और सारे के सारे जो इनके तरीके थे वो बहुत इनोवेटिव थे, फ्यूचरिस्टिक थे। इन्होंने जब भी किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट किया, इनको पता था कि हमारे पास, इनके पास इंसाइट्स, इनके पास डेटा था, और वो डेटा का इन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज किया। इन्होंने ऑफर्स प्रोवाइड की, इनको पता था कि हाउ द कंज्यूमर साइकोलॉजी वर्क्स, उसका इन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज करते हुए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अटेंशन बढ़ा। आपको पता है कि बिग बिलियन डेज जब इसका आता है तो कितना ट्रैफिक आता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इनको पता है कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। आप अगर एक बार कस्टमर को अपने डोर के ऊपर लेके आ गए तो वो आपसे बाद में बाय करेगा ही। आपने एक बार किसी को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया तो वो आपके पास बार बार आएगा ही आएगा। तो कस्टमर एक्विजिशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन एक बार कस्टमर आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइड टू देम, आप उसको कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उसके अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रिटर्न्स आ रहे हैं, रिफंड आ रहे हैं, क्या आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका सपोर्ट कैसा है। अगर ये सारी की सारी चीजें एक बार कस्टमर आने के बाद सेट हो जाती हैं, तो अगर वो आपका लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाता है, देन यू बिकम प्रॉफिटेबल, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको ये जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले होंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अगर ये अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हो, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हो, तो आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।